नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखने जा रहे हैं। यदि आप सभी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी का डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस ईयर सीटेट के कंप्लीट पेपर के सोल्यूशन को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है। यह किसका लक्षण हो सकता है? देखिए, भाषा को पढ़ने में और समझने में कठिनाई हो रही है, यानी कि पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या होता है? ये डिसलेक्सिया होता है, यानी पढ़ने में अक्षमता है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, डिसलेक्सिया इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? तो पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला विकल्प दिया गया है, आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि आकलन इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं या फिर कहाँ पर कठिनाई आ रही है उसकी जांच करने के संदर्भ में। अब मान लीजिए एक ही बार केवल आकलन किया जाए, जैसे कि वार्षिक परीक्षा या फिर सत्र के अंत में सेमेस्टर परीक्षा, तो उस दौरान बच्चे के कुछ कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर आउट नहीं हुए होंगे और चूंकि बीच में उसका आकलन नहीं किया गया, इस वजह से उसको रेमेडियल शिक्षा भी प्रोवाइड नहीं किया गया होगा। इस वजह से ये निगेटिव सेंस में था, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात की जाती है, यानी कक्षा के दौरान ही जो कुछ भी गतिविधि बच्चा कर रहा है उसी दौरान उसका मूल्यांकन होना चाहिए, यह जांचने के लिए कि बच्चे को कहीं दिक्कत तो नहीं है कॉन्सेप्ट में, या फिर बच्चा अवधारणा को समझ पा रहा है अथवा नहीं, ये जांचने के लिए आकलन किया जाता है। तो ये सत्र के अंत में करना नहीं चाहिए, बल्कि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक गतिविधि के दौरान बच्चे की आकलन होनी चाहिए। ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ आयोजित करनी चाहिए। ये विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों ये पैरवी करते हैं कि जो बच्चे का मूल्यांकन है, जो टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और जिस विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है उसी विद्यालय में उसका मूल्यांकन होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये है कि जो कुछ भी एक तो परीक्षा में वो अपने आप को कंफर्टेबल समझेगा जब उस विद्यालय के शिक्षक ही उसका मूल्यांकन कर रहे होंगे, और दूसरा जो कुछ भी उसे सिखाया गया है उसी का तो मूल्यांकन आप करेंगे। अब राज्य स्तरीय अगर मूल्यांकन रखा जाए तो निश्चित तौर पर किसी दूसरे विद्यालय में कुछ अन्य चीज़ें पढ़ाई गई होंगी, इस विद्यालय में कुछ अलग है, सबका टीचर अलग अलग है, तो सबने कुछ अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा, कुछ अलग चीज़ें पढ़ाई होंगी। तो ये संभव नहीं था कि सबको एक पैमाने पर तोला जा सके, वो भी प्राथमिक स्तर के बच्चे को। ठीक है, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, आकलन विद्यालय आधारित और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए, आकलन जो है विद्यालय आधारित ही होनी चाहिए। विद्यालय में जो टीचर आपको पढ़ाया है वहीं आपका मूल्यांकन कर पाएंगे, तभी आपका जो परफॉर्मेंस है वो निखर करके सामने आएगा कि जो चीज़ें आपने सीखी है वो पूरी तरीके से एक आउटपुट के रूप में निकल आएगा आकलन के संदर्भ में। और साथ ही साथ यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित किया जाना चाहिए, यानी कि जब बच्चे को पढ़ाया जा रहा है कक्षा में उसी समय उसका आकलन होना चाहिए कि बच्चा कॉन्सेप्ट कितना सीखा है। तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव था और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चौथा विकल्प देखिए, आकलन वर्ष के में एक बार करना चाहिए। तो ये भी पहले विकल्प की तरह है कि सत्र के अंत में करना चाहिए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एक ही विकल्प पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? प्रामाणिक सामग्री कहने का मतलब कि भाषा को सीखने के लिए जो ऑथेंटिक एक तरीके से सामग्री है जो उसको भाषा सीखने में मदद करेगा, ऑथेंटिक, वो कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा। और कार्य पुस्तिका यानी कि एक तरीके से वर्कशीट की बात की जा रही है, तो ये भी आपका ऑथेंटिक होगा। दोनों विकल्प यहाँ पर सही है। सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रश्न के सापेक्ष दोनों विकल्प 1 और 2 को सही मान लिया था, यानी दोनों विकल्प सही है। बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो समाचार पत्र जो है वो प्रामाणिक सामग्री नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, कई बार क्या होता है कि नेताओं के आप स्टेटमेंट देखते हैं पेपर में जो हूबहू उनके द्वारा कहा जाता है, तो कई बार वो लोग दूसरे विपक्षी नेता पर कुछ आरोप लगाते हैं और हूबहू वही शब्द अपशब्द भी लिख दिए जाते हैं पेपर में, जिसकी वजह से ये प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। क्योंकि बच्चा अगर इस पेपर को देखेगा, प्राइमरी स्तर का बच्चा, तो निश्चित तौर पर वो उस भाषा को भी अर्जित करने लगेगा। तो वो प्रामाणिक इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें अपशब्द भी हैं, तो वो बच्चे को नहीं सिखाना है। तो इस वजह से समाचार पत्र जो है वो प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूरक पुस्तिका भी प्रामाणिक नहीं होती है, यानी कि जो
आपके पुस्तक में चीज़ें नहीं दी गई हैं या फिर जो चीज़ें आपको रेमेडियल के तौर पर सिखानी है वो पूरक पुस्तिका में मेंशन की जाती है, तो ये भी प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। केवल पाठ्यपुस्तक और कार्यपुस्तिका ही प्रमाणिक माने जाएंगे भाषा की कक्षा में। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने कार्य जैसे कि अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियां, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो ध्यान से समझिएगा, ये सब कुछ जो फोल्डर में रखने की बात की जा रही है, जैसे कि ड्राइंग हो गया, कविता हो गया, कहानी हो गया, वर्कशीट हो गया और अन्य सामग्री जो है, इन सबको फोल्डर में रखने की बात की जा रही है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी शैक्षिक गतिविधि से जुड़े हुए एक तरीके से फोल्डर में रखने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों में कन्फ्यूजन हो सकता है, एक तो पोर्टफोलियो और दूसरा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इस प्रश्न के बाद से आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, जब भी शैक्षिक प्रगति को फोल्डर में मेंशन करने की बात की जा रही हो या फिर शैक्षिक गतिविधियों को फोल्डर में रखने की बात की जा रही हो, जैसे कि ड्राइंग, कविता, ये सब कुछ शैक्षिक गतिविधि से जुड़े हुए पार्ट हैं, तो जब भी शैक्षिक की बात की जाएगी तो हमेशा पोर्टफोलियो उत्तर होगा। लेकिन जब व्यवहार की बात की जाएगी तब आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जब किसी बच्चे का किसी पर्टिकुलर इवेंट में कोई व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मेंशन किया जाएगा, और पर्टिकुलर किसी गतिविधि में उसकी शैक्षिक प्रगति क्या है वो उसके पोर्टफोलियो में मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि शैक्षिक गतिविधियों की ही बात की गई थी तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 पोर्टफोलियो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है? तो ये सहज ज्ञानवाद से संबंधित है। सहज ज्ञानवाद क्या कहता है कि बिना किसी प्रयास के वातावरण के संपर्क में आने की वजह से जो आप लैंग्वेज अर्जित कर लेते हैं वही भाषा का अर्जन है, और ये सहज ज्ञानवाद है, यानी कि आपने इसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया। ऑप्शन नंबर 2 सहज ज्ञानवाद इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संदर्भ में व्याकरण पर जोर क्या कहा जाता है? तो देखिए, संदर्भ मतलब कि रेफरेंस की बात की जा रही है। जो कॉन्टेक्स्ट बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, जो लेख पढ़ाया जा रहा है, जो कहानी पढ़ाया जा रहा है, उसमें व्याकरण पर जोर दिया जा रहा है, यानी कि भाषा के नियमों के प्रति बच्चे में समझ विकसित की जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है, यानी कि पहले उदाहरण बच्चे को बताया जा रहा है, फिर नियम बताया जा रहा है। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिखता हूँ राम, मैं लिखता हूं कलम, मैं लिखता हूं लखनऊ, तो ये उदाहरण माने जाएंगे। ये सब क्या है? राम किसी का नाम है, कलम किसी वस्तु का नाम है, लखनऊ किसी के स्थान का नाम है। ठीक है, कोई स्थान का नाम है। तो ये पहले मैंने ये बताया कि ये सब नाम होते हैं, जगह का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, और ये बताने के बाद से आप बच्चे को बताएंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम विशेष को संज्ञा कहते हैं। तो पहले हमने उदाहरण देख लिया और उसके बाद से नियम पर गए कि इन सभी चीज़ों के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण से सामान्यीकरण यानी उदाहरण से नियम पर जाना आगमन विधि कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगर इसी का उल्टा रहता है कि पहले बच्चे को नियम बता दिया जाता है, यानी पहले बच्चे को संज्ञा की परिभाषा बताई जाती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसके बाद उदाहरण बताया जाता है, तब ये निगमन होता है। ठीक है, चूंकि यहां पर पहले उदाहरण बताया गया फिर नियम बताया गया, इस वजह से आगमन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांत में से एक है। तो पहला दिया गया, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। तो ये जटिल वर्ड आपको दिख गया, तो ये तो पहले ही निगेटिव हो गया, आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि एनसीएफ 2005 बच्चों को आसान भाषा में सिखाने की बात करता है, जटिल उसको और कठिन नहीं करना है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ये गलत हो गया। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 की, किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है। तो किसी भी प्रकार की आप सामग्री नहीं चुन सकते। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बच्चे को आम पढ़ा रहा हूं, तो आम से रिलेटेड ही तो उससे संदर्भ लेते हुए तो चीज़ों सिखाएंगे आप उसको, या फिर ऐसी सामग्री जो बच्चे को आम के बारे में जानकारी दे, वहीं तो उसके लिए एक तरीके से रेफरेंस वाली इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब मैं आम पढ़ा रहा हूँ और बच्चे को सेब के बारे में थोड़ी बताऊँगा, तो ये निगेटिव था, क्योंकि किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं चुनी जा सकती, उसके संदर्भ में ही चुनना होगा। चौथा देखिए, सामग्री छोटी और सीमित होनी चाहिए। ये विकल्प पॉजिटिव है, लेकिन मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं, क्यों आगे आपको पता चलेगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से इस तरह अनुसार होना चाहिए। औचित्यपूर्ण कहने का मतलब कि देखिए, औचित्य छोटी होगी और सीमित होगी तभी तो इसका औचित्य होगा। जैसे कि मान लीजिए आप कक्षा में
किसी घर का नक्शा बताना चाहते हैं तो आप घर को थोड़ी उठा लाएंगे, ये क्या औचित्य बन रहा है इस बात का? उसका जाहिर सी बात है उसका एक पैमाना मान करके नक्शा ही तो लाएंगे, पूरा घर थोड़ी उठा लाएंगे। या फिर मान लीजिए कि आपको कोई और चीज़ दिखानी है बच्चे को, जैसे मान लीजिए कोई ऐतिहासिक चीज़ दिखानी है तो उसका फोटो ही तो दिखा पाएंगे, वो ऐतिहासिक चीज़ थोड़ी ला पाएंगे उसको। तो ये औचित्यपूर्ण कहने का मतलब कि छोटी और सीमित होना ये पहले से इस औचित्य वाले में इंक्लूडेड है, इस वजह से ये एक तरीके से संकुचित हो गया और ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर के अनुसार होनी चाहिए, यानी कि बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। अब मान लीजिए कि प्राइमरी स्तर का बच्चा है तो उसके स्तर के अनुसार कंटेंट लाएंगे, ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएट वाले बंदे के स्तर का कंटेंट लाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था और यही बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन होता है जब, तो भाषा अर्जन की बात की जा रही है, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की जा रही है। तो बच्चे इन्वायरमेंट में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जो उनके इन्वायरमेंट में लैंग्वेज बोली जा रही है उसी को अर्जित कर लेते हैं, तो इसे भाषा का अर्जन कहते हैं। यानी बच्चे का जन्म जब परिवार में होता है तो उसे कोई भी भाषा नहीं आती, लेकिन वो परिवार के संपर्क में आने की वजह से और वातावरण के संपर्क में आने की वजह से उन्हीं की भाषा को अर्जित कर लेता है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि भाषा अर्जन कब होता है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला विकल्प दिया गया, बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। जब आपका जन्म आपके माता पिता के घर में हुआ था तो क्या आपको व्याकरण का नियम पढ़ाया गया था? नहीं, आपने अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उनके द्वारा बोली जा रही भाषा को ही अर्जित कर लिया। जैसे जैसे वो बोल रहे थे उनका अनुकरण करते करते आपने उनकी भाषा को सीख लिया था। तो कोई भी व्याकरण का नियम भाषा अर्जन में नहीं पढ़ाया जाता, ये नेगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है। तो क्या आपको बचपन में पुरस्कार दिया गया था कि आप हिंदी बोलिए? कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया था, ये आपकी मजबूरी थी कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो कोई भाषा तो आवश्यक है ही, तो आपने उनके द्वारा बोली जा रही भाषा को ही अर्जित कर लिया। तो इसके लिए ना तो कोई पुरस्कार दिया गया और ना ही दंड दिया गया, ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। देखिए बच्चा, ये बात जरूर है कि बिना ग्रामर के सीख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक्टिवली नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उस कम्युनिकेट करने के दौरान। जब वो किसी से कम्युनिकेट करेगा यानी कि सचेत होकर के ध्यान लगा करके एक तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि निश्चित तौर पर उसने ग्रामर का रूल नहीं पढ़ा है, लेकिन अपना प्रयास तो लगा रहा है उस भाषा को अर्जित करने में, ठीक है। तो ये सचेत ध्यान से भाषा का ग्रहण करता है। तो क्यों निगेटिव है? क्योंकि इसमें कहा गया था कि बिना सचेतन यानी कि बिना किसी ध्यान के बच्चा भाषा को ग्रहण कर लेता है। ऐसा नहीं है, ऐसा रहता तो बच्चे नींद में भी रहते हैं तो बिना ध्यान के वो भाषा को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा उनका अनुसरण करता है सचेतन मन से, सचेतन ध्यान से बच्चों को पहले लोगों को पहले देखता है, उसके बाद से उनकी भाषा को अर्जित करता है, यानी कि बच्चा एक्टिव है, सचेत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन कह रहा था कि बिना सचेत ये भाषा को अर्जित करता है, इस वजह से निगेटिव होने की वजह से उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, यानी कि बच्चे को जितना कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा उतना ही वो भाषा को अर्जित करता है। आप देखेंगे कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइमरी स्तर में ही अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं। क्यों बोलना सीख जाते हैं? क्योंकि उनको भाषा का अवसर दे दिया गया है कि अंग्रेजी में ही आपको कम्युनिकेट करना है, यानी कि उनको भाषा को एक तरीके से कम्युनिकेट करने का अवसर दिया गया है। इस वजह से वो अंग्रेजी भाषा को भी अर्जित करने लगते हैं और इस वजह से वो अंग्रेजी में ही कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं। तो जितना ही आप बच्चे को भाषा के अवसर देंगे उतना ही वो भाषा को अच्छी तरीके से अर्जित करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है तो यह शिक्षक को उसके किस व्यवहार के आकलन में सहायता कर सकता है? पहला दिया गया साहित्य के ज्ञान। बच्चा प्राइमरी स्तर का है, उससे साहित्य के ज्ञान की उम्मीद नहीं की जा सकती, ये निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अभिनय के गुण। तो बच्चे का अभिनय जांचना होगा तो किसी प्ले में उसे पार्टिसिपेट कराया जाएगा, ना कि कविता बोलने के लिए कहा जाएगा। और बच्चे जो थोड़ा बहुत हाथ पाँव इस प्रकार से हाव भाव दिखाते हैं कविता बोलते समय, वो समग्र भौतिक प्रक्रिया का पार्ट है, ना कि अभिनय का पार्ट है। समग्र भौतिक प्रक्रिया जिसे अंग्रेजी में टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ आप बोल रहे हैं आपके हाथ पाँव उसी प्रकार से रिएक्ट करने लगते हैं। जैसे कि आप किसी पे फ़ोन से बात भी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके सम्मुख वो अगला बंदा नहीं है, फिर भी आप कोई चीज़ समझा रहे होते हैं तो आपका हाथ उसी प्रकार से रिएक्ट करने लगता है। मतलब कि आप जो चीज़ बोलते हैं उसी के उसको सपोर्ट करने के लिए आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज उसको सपोर्ट करने लगता है और कहीं ना कहीं ये बच्चों के सीखने में मददगार भी होता है। कैसे? अब इसको समझिए। मान लीजिए कक्षा में कोई दृष्टिबाधित बालक है, तो जब
आप बोल रहे हैं तो बोल करके वो सुन सकता है, मतलब कि वो समझ सकता है। और मान लीजिए कोई श्रवण बाधित है तो भले ही वो सुन नहीं सकता, लेकिन जब आप टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के माध्यम से, अपने हाव भाव के माध्यम से वो कुछ गतिविधि कर रहे होंगे तो बच्चा उसको देख करके कोरिलेट कर पाएगा कि भले वो सुन नहीं पा रहा है लेकिन कोरिलेट कर पाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। यानी कि ये बच्चों के सीखने में मददगार होता है। ठीक है, तो ये जो हाव भाव होते हैं ये अभिनय नहीं होते बल्कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का पार्ट होता है, इस वजह से ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, अवबोधन। अवबोधन का मतलब क्या होता है कि आपको संज्ञान होना। देखिए बच्चे क्या करते हैं प्राइमरी स्तर पर, कविता को रट लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लय में होता है, उसको पढ़ने में आनंद मिलता है, उसको सुनाने में आनंद मिलता है। आप देखेंगे प्राइमरी स्तर में खूब जोर जोर से बच्चे कविता पढ़ते रहते हैं और वो उनका उसी फ्लो में रटा हुआ है। अगर आप बीच से कोई लाइन पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उसने उसी लय उसी सुर में याद किया हुआ है। तो इस वजह से बच्चे को उसका अवबोधन नहीं है, यानी कि उसका अर्थ उसको नहीं पता है, वो बस रट लिया है उसको। तो एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए बोलने की निपुणता की जांच हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे जब कविता सुना रहेंगे तो बोलने में कितना निपुण है, वाचन में कितना निपुण है, ये इसकी जांच की जा सकती है इसके माध्यम से। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। दोस्तों ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन और सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।